राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बढ़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया चक्रवाती तूफान मोखा। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। चट्टग्राम, सिलहट और बारिसल डिवीजनों में बहुत भारी बारिश की संभावना। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा, जबकि एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्कर, खरनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे प्रख्यात समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल नागौर भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेड़ता सिटी, नागौर का भी दौरा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार सदस्य रहे थे और उन्होंने 1979-80 और 1989-90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नाथूराम मिर्धा राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आज सवेरे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप प्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है। इन LRU उप प्रणालियों, घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। ICSE की कक्षा 10वीं के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं ISC के कक्षा 12वीं के नतीजे भी आज जारी होंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दोपहर 3 बजे नतीजे घोषित हो जाएंगे। विद्यार्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। ICSE कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक हुई थी, जबकि ISC की 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच हुई थी। तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा आईफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। मई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद दिल्ली में अब झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान तापमान में 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर से कुछ राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो यहां के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। और कैंसर के इलाज की अत्याधुनिक तकनीक की अगर हम बात करते हैं, कैंसर के इलाज में किसी भी रेडिएशन थेरेपी की तकनीक का लक्ष्य होता है मरीज को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही लक्ष्य आधारित डोज मिले और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो, खासकर तब जब बच्चों और युवाओं के इलाज की बात हो। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू की जा रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। देश में पब्लिक सेटअप में प्रोटॉन बीम थेरेपी की ये पहली सुविधा है। कैंसर इलाज की इस अत्याधुनिक तकनीक में स्वस्थ सेल्स पर असर नहीं पड़ता। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने में अब स्वदेशी तकनीक से तैयार प्रोटॉन थेरेपी बेहद कारगर साबित होने जा रही है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी शुरू की जा रही है, जो बेहद ही आधुनिक है। आमतौर पर कैंसर मरीज को कीमो के इलाज में पीड़ा से गुजरना पड़ता है। रेडियोथेरेपी में भी मरीज की त्वचा के साथ साथ हड्डी, ब्रेन, दिल और आंख को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी इन सभी दुष्प्रभावों से मुक्त है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रोटॉन थेरेपी का फायदा जब हम कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी से करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम ट्यूमर को रेडिएट करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, इसमें प्रोटॉन थेरेपी के थ्रू जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज हैं जहां कोई ट्यूमर नहीं है, उनको हम सबसे बढ़िया तरीके से बचा सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चों का ट्रीटमेंट में, उनमें साइड इफेक्ट्स कम करने में। बच्चों के सिवाय बाकी और भी जगह हैं जहां पे प्रोटॉन थेरेपी का बहुत ज्यादा फायदा है। प्रोटॉन थेरेपी दुनिया की सबसे उन्नत विकिरण चिकित्सा उपचार सुविधा मानी जाती है। प्रोटॉन थेरेपी प्रोटॉन बीम के जरिए काम करती है। प्रोटॉन बीम को मरीज के कैंसर वाली जगह पर भेजा जाता है और कैंसर को खत्म किया जाता है। खास बात यह है कि प्रोटॉन थेरेपी मशीन 360 डिग्री पर घूम सकती है और अलग अलग एंगल से बॉडी में कैंसर पर हमला कर सकती है, जिसकी वजह से बाहर बॉडी पर उसका अधिक असर नहीं पड़ता।
साथ ही ये सुविधा गरीबों को निशुल्क दी जाएगी। निशुल्क सुविधा के लिए प्रोटॉन थेरेपी सेंटर में अलग से रूम दिया गया है। और अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, अगर मैंने एक पेशेंट को आज अमेरिका में भेजा और वहाँ अगर मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसका कॉस्ट अभी करीब 150 to 200,000 US डॉलर्स होता है एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे जो 1000 पेशेंट हम ट्रीट करेंगे साल का, उसमें से करीब 40 से 50% पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एंड स्पेशली इसमें इम्पोर्टेंस हम देंगे जो चिल्ड्रन हैं। सो हमारा ये एफर्ट होगा कि करीब 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में प्रोटॉन थेरेपी केंद्र सिर्फ 20 देशों में उपलब्ध हैं। दुनिया भर में इसके 88 केंद्र हैं, जिनमें से भारत में पहला केंद्र नवी मुंबई में बनाया गया है। इस प्रोटॉन थेरेपी मशीन से ऐसे कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है जो बाकियों में मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि इस मशीन में 20% उपकरण स्वदेशी हैं और इसे भारत में ही बनाया गया है। इसके आने से हर साल 1000 कैंसर मरीजों का इलाज प्रोटॉन थेरेपी से हो सकेगा। जल्द ही प्रोटॉन थेरेपी मशीन एम्स झज्जर में भी लगेगी। देश भर में हर साल 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज इस तकनीक से मुमकिन हो सकेगा। आने वाले दिनों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दूसरे देशों में इस तकनीक को निर्यात भी कर सकेगा। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार का स्किल इंडिया मिशन बेरोजगारों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस मिशन का संचालन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में देश भर में किया जा रहा है। प्रदेश के मंडी जिले में भी इस योजना का लाभ लेकर युवा न केवल निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपने हुनर की बदौलत स्वरोजगार की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन का संचालन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को तकनीकी कारीगरी का प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 माह से 1 साल के ये कोर्स करने के तुरंत बाद युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। साथ ही कुछ युवा इस हुनर के दम पर ही रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंडी के ऐसे कई युवा हैं जिन्हें कोर्स करने के तुरंत बाद रोजगार मिला और अब वे बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। मैंने गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से कोर्स किया था PMKVY के थ्रू CCTV का। तो वो कोर्स कम से कम 6 महीना तो उन्होंने करवाया था। उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करवाया था। उसके बाद उन्होंने सीधा मुझे कॉल करके कोई जॉब ऑफ़र किया था यहाँ पे जोय रोड में। तो उससे 4 साल हो चुके हैं, तो अब खुद का ही कर रहे हैं हम, जैसे 4 पार्टनरशिप इनमें। तो हम नॉर्मली मंथली तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये के बीच में कमा ही लेते हैं। जो कोर्स हमें PMKVY के थ्रू में कराया तो ये बहुत ही अच्छा था, जिससे हम अपना टेक्निकल वर्क अच्छे से कर पाए और खुद का काम भी अच्छे से कर पाए। युवाओं की माने तो प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षित होने के बाद भी उन्हें निजी संस्थानों में रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद जो हुनर उन्हें प्राप्त हुआ है, उसकी बदौलत वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं। मैंने PMKVY के तहत एक कोर्स किया था, 3 मंथ का कोर्स था, जो कि मैंने 2018 में किया है। तो उसके बाद 2018 के बाद मुझे आज 5 साल हो गई है। तो अब मैं अपना काम शुरू कर दिया है, मैंने अपनी शॉप डाल दी है। तो जैसे आने वाले समय में मैं जो नई पीढ़ी है, नई लड़कियां हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, वो भी ये चीज़ अपनी स्किल को आगे बढ़ाए, वो भी ये चीज़ सीखे, ताकि कल दिन के लिए वो अपना खुद के स्टैंड हो जाए। मैंने PMKVY के तहत से ब्यूटिशियन का कोर्स 2019 में किया है। जो मुझे 3 साल हो गए हैं दुकान खोले हुए, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे फ्री का कोर्स करवाने के लिए। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी के यंग प्रोफेशनल विप्लव ने बताया कि केंद्रीय योजना के तहत कौशल विकास निगम के माध्यम से ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।
स्किल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो एज वी ऑल नो दैट कि 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिमिलरली जैसे डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है, वैसे हमारे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा इस स्किलिंग से रिलेटेड विभिन्न कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न ITIs के तहत विभिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तहत डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मंडी जिला के, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो स्किल्ड होने के बाद अपना खुद का काम करते हैं। निश्चित रूप से जब युवाओं के हाथ में हुनर होगा तो उन्हें रोजगार की चिंता नहीं रहेगी। स्किल इंडिया मिशन बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। DD न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। और अब बात चक्रवाती तूफान मोखा की, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और उत्तरी म्यांमार तट से तूफान टकरा गया है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान आज दोपहर या शाम तक इन इलाकों से पूरी तरह पार हो जाएगा। तूफान के कारण कॉक्स बाजार तट पर भारी बारिश हो रही है। वहीं चक्रवात मोखा के प्रभाव से चट्टोग्राम, सिलहट और बारसल डिवीजनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह चटगांव में परिचालन निलंबित कर दिया गया है। नाव परिवहन और मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मोखा के मद्देनजर बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार से 1,90,000 और चटगांव से लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान मोखा के खतरे से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से बखाली समुद्र तट खाली करने का आग्रह किया है। नागरिक रक्षा अधिकारी अनूप समल ने कहा कि मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। को जो दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट और नामखाना ब्लॉक प्रशासन और हम लोग इधर जो पुलिस स्टेशन है फिदारगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन से हम लोगों के पास एक निर्देश आया है, जो मोका नामक जो साइक्लोन आने वाला है उसका लैंडफॉल बाद में आ जाएगा। इसीलिए सभी के जो टूरिस्ट पार्टी घूमने के लिए आए हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग जो सी बीच है, सी बीच से हम लोग बाहर जो उधर जो सेफ्टी पोजीशन है पोजीशन के हम लोग दे रहा है, क्योंकि इधर जो हमका जो पानी है ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए सभी टूरिस्ट पार्टी को हम लोग सेफ्टी प्लेस में भेज रहा है हम लोग। और यहाँ पर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और साथ ही संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल किलिचदारोग्लू एर्दोगन से मामूली बढ़त पर हैं। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में कोई बहुमत नहीं मिलने पर 28 मई को रन ऑफ चुनाव हो सकते हैं। तुर्की 61 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें लगभग 5 मिलियन पहली बार मतदान करेंगे। विदेशों में रहने वाले तुर्क पहले ही अपने मतपत्र डाल चुके हैं। मतदान को राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन के 20 साल के शासन के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनने के अलावा मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 87 चुनावी जिलों से संसद के 600 सदस्यों का भी चयन करेंगे। इजरायल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं।
ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनिकबी ने बताया कि इजरायल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। और थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य मुकाबला फियू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फियू थाई के उम्मीदवार पेइतोगन शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शिनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्तापलट के बाद दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल ने मासिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 70% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है। और अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कपूर ने शनिवार को एक गर्भपात के एक बिल को वीटो कर दिया, जो कि 12 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाएगा। रिपब्लिकन की ओर से लिया गया यह फैसला इस बिल को कानून का रूप दे सकता है। रालेक में एक रैली में कूपर ने बिल को वीटो करने के लिए कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लिया। रिपब्लिकन के पास दोनों विधायी कक्षों में सर्वोच्च बहुमत है। पिछले दिनों कूपर ने बिल के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य भर में यात्रा की है। रिपब्लिकन सांसदों ने बिल को कॉमन सेंस लॉ कहा है, तो वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे विनाशकारी रूप से क्रूर कहा है और कहा है कि ये महिलाओं को अवैध गर्भपात कराने के लिए मजबूर करेगा। केन्या में भूखे रहकर साधना करने वाले पंथ के मरने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। पुलिस ने 22 और शवों को खोदकर निकाला है। माना जा रहा है कि ये शव तटीय केन्या में स्थित एक पादरी पॉल मैकेंजी के अनुयायियों के हैं। उस पर आरोप है कि उसने यीशु से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को भूखे मरने का आदेश दिया था। 600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किए गए मैकेंजी अब भी हिरासत में हैं। और मुंगेर में पीएम आवास योजना से लोगों का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। जिले के बांग पंचायत में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 100 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। देखिए मुंगेर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड की बांक पंचायत। लगभग 15,000 की आबादी वाली इस पंचायत में अनेक ऐसे परिवार हैं जो कच्चे खपरैल वाले मकानों में रह रहे थे। ऐसे 100 परिवारों को पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनवा कर दिए गए हैं। रेणु देवी का 8 सदस्यों वाला परिवार भी इन्हीं में से एक है। हम लोग शादी करके यहाँ आए थे तो हमको घर रहने के लिए नहीं था। झोपड़ी का घर था खपरेली, उसमें चूजा होता था। बाल बच्चा को लेकर के हम लोग पानी में दिक्कत कर करके रहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से सरकारी इंदिरा आवास पास हुआ, तब हम लोग कुछ पैसा मिला करके और घर बना लिए। कंचनगढ़ के रहने वाले रामदेव ठाकुर मजदूरी करते हैं। पहले झोपड़ी थी, इनके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। आज इस योजना के तहत ये पक्का घर बना कर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना मकान आया, 1,30,000 रुपया मिला, तो उसमें हम अपना पैसा मिला के
बनाए घर, इसलिए तो हम लोग को बन गया घर, दिया प्रधानमंत्री योजना तो हम लोग बना के रह रहे हैं। जिले के उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। ये वर्ष 21 और 22 में इस जिले को 9,128 का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 9,099 आवासों को स्वीकृत किया है और अब तक हम लोग 8,160 घरों को पूर्ण कर लिया है। शेष घर भी हम लोग 1 महीने के अंदर पूर्ण कर लेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब बेघर परिवार को पक्का मकान दिया जाए। इसे लेकर हर वित्तीय वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और जरूरतमंदों को उनकी बारी के अनुसार आवास आवंटित किए जाते हैं। मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।